गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पढ़ा था नर जनन तंत्र या मानव जो रिप्रोडक्शन है उसका नर जननांग भाग हमने डिस्कस किया था और हमने कुछ उसमें स्ट्रक्चर डिस्कस की थी। उनके जो ऑर्गन सिस्टम किस प्रकार से अरेंज होते हैं, जननांग किस प्रकार से अरेंज होते हैं, उनको हमने स्ट्रक्चर को समझा। उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, वो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। आज हम डिटेल में समझेंगे कि उनमें कौन कौन से ऑर्गन जो हैं वो पाए जाते हैं नर जननांग के अंदर। मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। एक तो होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या इसको बोलते हैं प्राथमिक जननांग, और दूसरे होते हैं सहायक जननांग, एसेसरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसको बोलते हैं सहायक जननांग या द्वितीयक जननांग, जो जनन प्रक्रिया में सहायता करते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मुख्य रूप से कहलाते हैं वर्षण या इसको बोलते हैं टेस्टिस, और उसके साथ जुड़ने वाले जितने भी अंग हैं वो कहलाते हैं सहायक जननांग। वो कौन कौन से होंगे? मुख्य वर्षण होगा, वर्षण के साथ उसमें स्ट्रक्चर पाई जाएगी। वर्षण के अंदर पाए जाते हैं मुख्य रूप से अनेक जो स्ट्रक्चर है, वो डिटेल स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले हम समझ लेते हैं कि वर्षण के साथ क्या क्या ऑर्गन जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं। उसके साथ एक जो वर्षण से निकलने वाली शुक्रजन नलिकाएं हैं वो रेटेटेस्टिस एक जाल बनाती है जिससे शुक्रजन नलिकाएं बाहर निकलती हैं। हमने डिस्कस भी किया था पिछले वीडियो में। हमने एक वीडियो डिस्कस के अंदर क्या किया था, वर्षण की स्ट्रक्चर हमने देखी थी, जिसके अंदर अनेक चैम्बर्स बने होते हैं, जिसके अंदर जिनको हम टेस्टिल्यूकर लोब्यूल्स बोलते हैं, और उसके अंदर पाई जाती है इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या शुक्रजनन नलिकाएं। उन शुक्रजन नलिकाओं का आपस में जो होता है कनेक्शन होता है और आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, रेटेटेस्टिस बनाते हैं। और रेटेटेस्टिस जो होती है मिलकर क्या बनाती है, वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया, इसको हिंदी में वासा एफरेंशिया बोलते हैं। वासा एफरेंशिया जो होती है वो फिर एक कुंडलित या अपने हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती है, जिसको अपन ने नाम दिया था अधिवर्षण। जिसको नाम क्या दिया था अपने, अधिवर्षण या एपिडिडाइमस। अधिवर्षण या एपिडिडाइमस। अधिवर्षण के दो भाग होते हैं, एक तो शीर्ष भाग और एक उसका टेल भाग। शीर्ष भाग जो होता है वो वर्षण से जुड़ा होता है, जबकि टेल भाग जो होता है वो एक कोइल्ड या कुंडलित संरचना जो होती है, नलिका जो रहती है, उसे हम बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। इसको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी इसको एक ही नाम दिया जाता है, वासा डिफरेंशिया। अब होता क्या है, ये स्ट्रक्चर हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और उसको यदि आपने समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो उस वीडियो से आप वहाँ से पूरी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि किस प्रकार नर जननांग आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। मुख्य जननांग कौन सा होगा, वर्षण। ये सभी क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, जो क्या करते हैं, इस वर्षण को जनन प्रक्रिया में सहायता करते हैं। वासा डिफरेंशिया जो होती है लास्ट में इजेक्यूलेटरी डक्ट या स्खलन वाहिनी के द्वारा बाहर खुलती है, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब होता क्या है, देखो कि रेटेटेस्टिस क्या करती है, वर्षण के अंदर पाई जाती है शुक्र जनन नलिकाएं। इसके अंदर लगभग ये कितने चैम्बर होते हैं, लगभग 250 से ऊपर, 250 से ऊपर चैम्बर होते हैं, और प्रत्येक में ये शुक्र जनन नलिका, ये कौन सी स्ट्रक्चर दिखाई देती है आपको, जो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर यहाँ टीएस अनुप्रस्थ कार्ड जो वो आपको यहाँ पर दिखाई गई, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसमें पाई जाती है शुक्र जनन नलिकाएं, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये प्रत्येक चैम्बर में क्या होती है, इनकी संख्या 3 से 4, कुछ बुक्स में इसको 2 से 3 दे रखा है। और ये जो चैम्बर को हम बोलते हैं टेस्टिल्यूकर लोब्यूल्स,
या वृषणीय पिंड बोलते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे खंड बने होते हैं। ये पिंड जो बन रहे हैं इस तरह से, इनकी संख्या लगभग क्या होती है 250 होती है, और प्रत्येक में 2 से 3 ये शुक्रजन नलिकाएं आपस में एक दूसरे से कोइल्ड होती हैं, एक दूसरे से कुंडलित अवस्था में जुड़ी रहती हैं। ये शुक्रजन नलिकाएं जो होती हैं, इनके अंदर निर्माण होता है शुक्राणुओं का या स्पर्म का। इस शुक्रजन नलिकाओं की संरचना को यहाँ पर अनुप्रस्थ काट के रूप में दिखाया गया है। इसकी टीएस काट यहाँ पर दिखाई गई है। इस शुक्रजन नलिका में क्या होती है, अनेक छोटी छोटी जो सेल्स होती हैं, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो नलिकाएं हैं, ये आपको दिखाई गई। ये एक शुक्रजन नलिका है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। ये शुक्रजन नलिकाओं की अनुप्रस्थ काटा जो आपको दिखाई दे रही है, तो आपस में क्या रहती हैं, एक दूसरे के साथ कोइल्ड रहती है, एक दूसरे के साथ कुंडलित रहती हैं। अब इन प्रत्येक शुक्रजन नलिका के अंदर क्या होती है, एक एपिथेलियम कोशिकाओं का एक स्तर होता है। उस एपिथेलियम या उपकला कोशिकाओं को हम बोलते हैं जनन उपकला कोशिकाएं। इसके अंदर होती हैं जनन उपकला कोशिकाएं होती हैं, और ये कोशिकाएं जो होती हैं वो घनाकार होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है क्यूबॉइडल। इसे क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल या घनाकार उपकला कोशिकाएं होती हैं। ये उपकला कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती है, इनमें विभाजन करने की क्षमता होती है, जिसके द्वारा क्या बनती है, छोटे छोटे सेल्स का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। उसमें समसूत्री विभाजन होता है सबके अंदर, और उसे क्या बोलते हैं हम, स्पर्मेटोगोनिया। उसी के अंदर फिर आगे विभाजन होगा, जिसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा। वो हम जनन के अंदर जो युग्मक का निर्माण है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या किस प्रकार से वो स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो अर्धसूत्री विभाजन करती है, उसमें फिर आगे स्पर्म का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर समझते हैं पहले कि जनन उपकला कोशिकाएं विभाजन करती हैं, विभाजन करने के बाद ये क्या बनाएंगी, स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगी जो समसूत्री विभाजन करेंगी। इसके अंदर फिर आगे विभाजन होगा और अंत में एक अगुणित स्पर्म का निर्माण होता है, जिसको हम शुक्राणु बोलते हैं, जिसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कोशिकाएं बनती हैं। अब होता क्या है, इसमें जगह जगह पर जो मैंने अलग से सेल दिखा रखी हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। इसके अंदर क्या शुक्र नलिकाओं के साथ क्या पाई जाती है, यहाँ पर सर्टोली कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। वृषण के अंदर सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, देखो एक डायग्राम बनाते हैं अपने। ये मान लो एक सर्टोली सेल है इस प्रकार से, ये सर्टोली सेल इस प्रकार से यहाँ पर अरेंज है। इसके अंदर इसका केंद्रक पाया जाता है। ये क्या करती है कि इस जनन उपकला सेल से या उसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के साथ पूरी तरह से अटैच रहती है, शुक्रजन नलिकाओं के साथ। इसके अंदर क्या रहती है, ये जो कोशिकाएं हैं जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ये इसके साथ क्या होती हैं, जुड़ जो परिपक्व होने वाली स्पर्मेटोगोनियल सेल हैं, वो अपने इसके साथ सर्टोली सेल के साथ जुड़ जाती हैं। ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। इसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। और ये क्या है, सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल है। तो इन सर्टोली सेल के अंदर क्या करती हैं, अपना हेड या अपना जो ऊपर का भाग है जिसको हम शीर्ष बोलते हैं, वो उस सर्टोली सेल के अंदर घुसा देती है और लगातार क्या करती है, ये सर्टोली सेल से पोषण प्राप्त करती है, न्यूट्रिशन प्राप्त करती है। न्यूट्रिशन मतलब कि एक स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होगी, वो इन सर्टोली सेल के अंदर साथ अटैच हो जाएंगी। जो परिपक्व होने वाले होंगे, जिनके अंदर मैच्योरेशन आना होगा, वो क्या करेंगे, अपने साथ इसको अटैच कर लेंगी। और जब तक अलग नहीं होगी, जब तक कि अपने आप को ये स्पर्म के अंदर या स्पर्मेटिड शुक्राणु कोशिका के अंदर नहीं बदल लेती। तो इससे क्या बनेगा, फिर आगे जाकर शुक्राणु कोशिका बनेगी। ये शुक्राणु कोशिका जो होगी वो इससे लगातार पोषण लेने के बाद ही क्या होगी, उससे अलग होगी। जहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा अलग करके दिखा रखा है, तो ये सभी परिपक्व हैं। तो परिपक्व होने वाली जिसके अंदर शुक्राणु का निर्माण करना होता है, तो वो सर्टोली सेल के साथ क्या होंगी, अटैच हो जाएंगी। और अटैच होकर क्या करती हैं, वो पोषण प्राप्त करके उसके द्वारा लगातार पोषण प्राप्त करके
स्पर्मेटोगोनिया जो होंगी वो शुक्राणु के अंदर बदल जाएगी। तो कब तक जुड़ी रहेंगी? जब तक ये अपने आप को पूरी तरह से परिपक्व नहीं कर लेती। इसके साथ साथ इनसे एक संरचना और दिखाई दे रही है, उस संरचना को हम एक नाम और देते हैं, जो इन शुक्रजनन नलिकाओं के बीच बीच में जो खाली स्थान है, जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं उनके बीच खाली स्थान है, जो अंतराल पे पाई जाती है, इन्हें हम बोलते हैं अंतराली कोशिकाएं। पहले शुक्रजनन नलिकाएं होंगी, दूसरी सर्टोली कोशिकाएं होंगी, और थर्ड क्या होगी? अंतराली कोशिकाएं, या इसको इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स, इसका एक नाम और भी है जिसको हम बोलते हैं लीडिंग सेल्स। तो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इन तीनों को एक ही नाम दिया गया है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्रजनन नलिकाओं के बीच में जहां पर खाली स्थान होता है उनके बीच पाई जाती है। ये एक तरह का क्या करती है? हार्मोन का स्रावण करती है। हार्मोन कौन सा होगा? टेस्टोस्टेरोन। इसको एंड्रोजन भी बोलते हैं। ये नर सेक्स हार्मोन है या मेल सेक्स हार्मोन है, ये नर लिंग हार्मोन है। ये क्या करता है? ये नर जो प्राणी होते हैं उनके अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को एनहेंस करता है, या द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना, मसल्स का मजबूत होना, पावरफुल होना, तो इस तरह से हड्डियों का पूरी तरह मजबूत होना, इस तरह के कैरेक्टर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, जो एक नर का या पुरुष की पहचान दिखाते हैं, तो वो इंटरस्टिशियल सेल्स के द्वारा लगातार स्रावित होते रहते हैं। उनको अंतराली कोशिकाएं बोलते हैं, लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं, और उनके द्वारा कुछ बुक्स में एंड्रोजन दे रखा, कुछ बुक्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करते हैं। तो नर लिंग हार्मोन कहलाता है। ये नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करता है। तो ये एक मुख्य वर्षण का अंग है या वर्षण की संरचना है, जो मुख्य नर जननांग है, जो क्या करता है? जनन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करता है। अब इसकी सहायता के लिए जो अंग पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या द्वितीयक लैंगिक जननांग। वो कौन कौन से होंगे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब होता क्या है, देखो, वर्षण की संरचना आपने समझी। अब शुक्रजनन नलिकाओं के द्वारा जो भी शुक्राणु बनते चले जाएंगे, उनको फिर क्या कहते हैं? रेटेटेस्टिस से आपस में सभी जुड़ती चली जाएंगी, और रेटेटेस्टिस से शुक्राणु को डाल दिया जाएगा वासा एफरेंशिया के अंदर। वासा एफरेंशिया के अंदर शुक्राणु यहाँ पर इकट्ठा होकर अंत में पहुँचते हैं। अंत में नहीं, यहाँ पर आगे का स्टेप होता है अधिवर्षण। अधिवर्षण के अंदर दो भाग होते हैं, एक उसका शीर्ष भाग और एक भाग होता है उसका पुच्छ भाग। इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। हेड भाग किससे जुड़ा होगा? वासा एफरेंशिया से। वासा एफरेंशिया से जुड़ी होगी रेटेटेस्टिस से। रेटेटेस्टिस से जुड़ी होगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। तो ये कंपटीशन एग्जाम में इनका सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि इनमें सीक्वेंस क्या क्या होता है, किस प्रकार जो नर जननांग आपस में दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो ये आपस में जुड़े होते हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या शुक्रजनन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? वर्षण के अंदर, टेस्टिस के अंदर। और टेस्टिस जो है वो मुख्य जननांग है। तो वासा एफरेंशिया के शीर्ष भाग जो है अधिवर्षण के दो भाग होते हैं। ये किस शीर्ष भाग जुड़ा होता है? वासा एफरेंशिया जुड़ा होगा। और पुच्छ भाग जो होगी वो किससे जुड़ा होगा? वासा डिफरेंशिया से। और ये लास्ट में जुड़ जाएगी स्खलन वाहिनी, जिसको इजेक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इजेक्यूलेटरी डक्ट। अब अधिवर्षण जो होते हैं वो शुक्राणु जो शुक्रजनन नलिकाओं में बनते हैं उनको यहाँ पर स्टोर करते हैं, थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं और उनका मैच्यूरेशन करते हैं, उन्हें परिपक्वन करते हैं। मैच्यूरेशन का मतलब उन्हें परिपक्व करने में सहायता करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि शुक्राणुओं का परिपक्वन कहाँ होता है? तो परिपक्वन जो होता है वो अधिवर्षण में होता है, जो वर्षण के ऊपर के सिरे से पूरे पाए जाते हैं। तो अधिवर्षण के दो भाग होते हैं, हेड और टेल। टेल जो होती है फिर वासा डिफरेंशिया से बाहर निकलती है। तो ये पूरा डायग्राम जो है वो वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो वहाँ पूरा समझा रखा है। आज हम इसको ऑर्गन सिस्टम को पूरा पढ़ते हैं, क्या पाया जाता है, किस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर एक बात और है, वासा एफरेंशिया के अंदर जब शुक्राणु आ जाते हैं तो उनकी गति के लिए शुक्राणुओं को आगे लेके जाना है, उसमें पक्षमाप पाए जाते हैं। पक्षमाप मीन्स उसमें सीलिया पाए जाते हैं।
वो सीलिया जो होते हैं वो शुक्राणुओं को आगे मूवमेंट करते हैं, कहाँ पर, अधिवर्षण के अंदर। शुक्राणु जो होते हैं सीलिया में उड़ते उसमें टच होते सीलिया क्या करेंगे, उसे शुक्राणुओं को वासा एफरेंशिया से अधिवर्षण के अंदर धकेल देंगे। वहाँ पर शुक्राणु रुके रहेंगे, शुक्राणु का यहाँ पर भंडारण होगा, स्टोरेज होगी, और वो उसके अंदर मैच्योर भी होंगे, उसमें परिपक्व भी होगा। जब शुक्राणु परिपक्व हो जाएंगे तो उनको धकेल दिया जाएगा वासा डिफरेंशिया के अंदर। वासा डिफरेंशिया के अंदर सीलिया नहीं पाए जाते, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अंदर क्या होती है, कुछ उत्तकों की, कुछ कोशिकाओं की, या कुछ अपने माने कि मसल्स जो होते हैं वो क्या पाए जाते हैं, मस्कुलर मूवमेंट के द्वारा ये शुक्राणुओं को आगे धकेलते हैं, उसमें सीलिया नहीं पाए जाते। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर अंतर है जो इनके अंदर पाया जाता है वासा एफरेंशिया और वासा डिफरेंशिया के अंदर। अब आगे देखते हैं किस प्रकार इसके अंदर स्खलन वाहिनी जो होती है वो क्या क्या स्ट्रक्चर बनाती है। तो उसी डायग्राम को हम आगे लेकर चलते हैं जो हमने कल या पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, क्या क्या पाया जाता है उसके अंदर। वर्षण के साथ टेस्टिस इसको बोलते हैं, उसके साथ जननल क्या होती है। उसके बाद दूसरे जो सहायक अंग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं जनन ग्रंथियाँ। जनन ग्रंथियाँ या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ये हमने कल डिस्कस भी किया था पिछले वीडियो में। उसमें 3 तरह की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनको हम जनन ग्रंथियाँ बोलते हैं। वो कौन कौन सी होंगी? पहली होती है सेमाइनल वेसिकल्स, जिसको हम बोलते हैं शुक्राशय। दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, या इसको हम प्रोस्टेट ग्रंथि भी बोलते हैं। और तीसरी होती है काउपर्स ग्लैंड, इसको काउपर ग्रंथि भी बोलते हैं। ये संख्या में 2 होती है, ये संख्या में 1 होती है, और ये संख्या में 2 होती है प्रत्येक वासा डिफरेंशिया। हम डायग्राम में देखा था किस प्रकार जो नर जननांग होते हैं वो किस प्रकार एक वासा डिफरेंशिया इधर से आती है, एक वासा डिफरेंशिया दूसरे वर्षण से आती है। उस वर्षण के अंदर जहाँ यहाँ पर पाया जाता है सेमाइनल वेसिकल्स, जब दोनों मिल जाते हैं तो यहाँ पर पाया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड जब बाहर आगे निकलती है तो उससे थोड़ा सा आगे यहाँ पर पाई जाती है काउपर्स ग्लैंड, और इस पूरी नलिका को हम बोलते हैं स्खलन वाहिनी। वो कहाँ से निकली है? वर्षण से। इसको हम क्या बोलते हैं? स्खलन वाहिनी। तो सेमाइनल वेसिकल सबसे पहले जो होती है वो शुक्राणुओं के साथ मिलती है, या शुक्राणु जब वासा डिफरेंशिया से इससे निकलते हैं तो यहाँ सेमाइनल वेसिकल्स के द्वारा एक तरह का तरल पदार्थ, एक तरह का लिक्विड जो होता है उसमें भरा जाता है, जिसको पूरा की पूरे जो ग्लैंड होती हैं ये सीमन या वीर्य का निर्माण करती है। सीमन या वीर्य का निर्माण करती है। उस वीर्य का लगभग 60 से 70% भाग जो होता है वो शुक्राशय के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर इन शुक्राशय में जो लिक्विड जो होता है वो शुक्राणुओं को गति करने के लिए कुछ जो मटेरियल होते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रक्टोज, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज जैसे मटेरियल जो होते हैं वो उसमें साथ में डाले जाते हैं, ताकि क्या हो, वहाँ पर शुक्राणुओं को मूवमेंट के लिए एनर्जी मिले। तो मुख्य जो पदार्थ होता है वो क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। और सीमन का लगभग 60 से 70% भाग जो होता है वो सेमाइनल वेसिकल्स के द्वारा शुक्राणुओं के साथ जोड़ दिया जाता है। दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो संख्या में 1 होती है, और जहाँ पर दोनों वासा डिफरेंशिया आपस में मिलते हैं आकर, ये दोनों वर्षण से जुड़कर यहाँ पर ये 1 पाई जाती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये सीमन जो वीर्य होता है, या जो उसका यहाँ पर जो इजैकुलेटरी डक्ट का जो मीडियम है उस मीडियम को क्या करती है? उसका pH हाई करती है। pH हाई मतलब कि ये एल्केलाइन में pH करती है।
क्योंकि यहाँ पर यूरिन सिस्टम भी इससे जुड़ा होता है। यूरिन का मीडियम थोड़ा सा एसिडिक होता है, तो उस एसिडिक मीडियम के अंदर या उस अम्लीय माध्यम के अंदर शुक्राणु नष्ट हो सकते हैं। तो शुक्राणुओं को नष्ट होने से बचाने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा कुछ मटेरियल डाला जाता है। जो मटेरियल जो होता है वो सीमन का एक पार्ट होता है, जिसके द्वारा ये जो माध्यम है इजैकुलेटरी डक्ट का या स्खलन वाहिनी का माध्यम जो होता है वो अम्लीय से क्षारीय हो जाता है, एल्केलाइन हो जाता है, जिसकी सहायता से शुक्राणु जो होते हैं वो उस एसिडिक मीडियम से बच जाते हैं और वहाँ पर क्षारीय माध्यम जो होता है वो हो जाता है। और अप्रोक्सीमेटली 7.4 pH के करीब ये माध्यम जो होता है वो क्षारीय हो जाता है, लेकिन इसका फिक्स pH कहीं नहीं दिया हुआ है। तो क्षारीय मतलब कि 7 से ज़्यादा pH इसका रखना पड़ता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसके साथ साथ प्रोटोग्लैंस्टीन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ये हार्मोन क्या करती है, ये वेजाइना या यूटेरस के संकुचन को बढ़ाती है। जब कोपुलेशन की प्रक्रिया होती है तो हम उसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे काम क्या है। तो ये क्या करता है, इसमें लिक्विड जो होता है वो 60-70% सीमन का निर्माण करेगा, जिसमें मुख्य रूप से न्यूट्रिशन वाले मीडियम होगा। यहाँ पर क्या किया जाएगा, उस मीडियम को एल्केलाइन किया जाएगा, क्षारीय किया जाएगा। और काउपर्स ग्लैंड जो होती है, काउपर ग्लैंड्स के द्वारा एक लिक्विड यहाँ पर सीक्रेट किया जाता है, जो क्या करता है, इसको वैक्सी या चिकना बनाता है। जो पूरा एजिकुलेटरी डक्ट का जो मार्ग है, जो पाथ है, उसे क्या बनाता है, वो चिकना या वैक्सी बना देता है, या इसको लुब्रिकेशन देता है। लुब्रिकेशन या इसे क्या करता है, वो लुब्रिकेट करता है ताकि रगड़ के साथ शुक्राणु जो है वो नष्ट न हो जाए। तो पूरी तरह से ये रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होते हैं वो अनेक अंगों से मिलकर बना होता है, जिसका मुख्य अंग हो जाता है वर्ण होता है। वर्ण के साथ रेटेटेस्टिस जुड़ी होती है, रेटेटेस्टिस के साथ वासा एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमस अधिवृषण, फिर वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया जो होती है वो लास्ट में स्खलन वाहिनी के द्वारा जुड़ती है, और स्खलन वाहिनी के साथ साथ वहाँ पर कुछ सहायक ग्रंथियाँ होती है। इस पूरे डायग्राम को मैंने क्लास के अंदर, पिछली क्लास के अंदर समझाया भी रखा है, जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से उस वीडियो को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर थी, ये नर जननांग की स्ट्रक्चर थी। उसके बाद हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्पर्मेटोगोनिया किस प्रकार से बनते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम स्पर्मेटोगोनिया कैसे बनाती है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म कैसे बनने हैं, और स्पर्म से आगे किस प्रकार उसका मैच्योरेशन होता है, किस प्रकार वो पूरी तरह से एक मोटाइल या चलने वाले स्पर्म के रूप में बनती है। तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।